तो सोचिए, किसी डेवलपर ने लामा 2 डाउनलोड कर लिया है। वो बहुत उत्साहित है ना? इसे अपनी कंपनी के डेटा पर चलाना चाहता है। और पहले ही दिन वो एक दीवार से टकरा जाता है। मॉडल को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब क्या? यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। और ये वो दीवार है जिससे सच कहूं तो हर कोई टकराता है। आपके पास दुनिया का सबसे स्मार्ट इंटर्न है, लेकिन उसने कंपनी का मेमो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसे सिखाते कैसे हैं? बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसे सब रैग कहते हैं, और दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। सुनने में दोनों ही बहुत टेक्निकल लगते हैं पर असल में नहीं है। और ये फैसला, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ कोई गलती हुई तो सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप वो चुका रहे होंगे जिसे इंडस्ट्री में मजाक में जीपीयू टैक्स कहते हैं। जीपीयू टैक्स? मतलब बेवजह का खर्च, रख रखाव का सिरदर्द और हफ्तों की मेहनत बर्बाद। ये शब्द ही डरावना है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये दोनों पूरी तरह से अलग समस्याओं को हल करते हैं। रैग जो है वो एक ज्ञान की समस्या का समाधान है। ज्ञान की समस्या, नॉलेज प्रॉब्लम? ठीक है। और फाइन ट्यूनिंग वो एक कौशल की समस्या का समाधान है, स्किल प्रॉब्लम। ज्ञान बनाम कौशल। ठीक है, इसे और खोलते हैं। सोचिए, रैग का मतलब है कि आप मॉडल को एक बाहरी लाइब्रेरी दे रहे हैं, एक चीट शीट। जब भी उसे कुछ जानना हो वो उस लाइब्रेरी में देख सकता है। अच्छा। लेकिन फाइन ट्यूनिंग वो मॉडल के दिमाग की ब्रेन सर्जरी करने जैसा है। आप उसके न्यूरल पाथवे को बदल रहे हैं, उसे एक नया हुनर या व्यवहार सिखा रहे हैं। तो एक है बाहरी लाइब्रेरी और दूसरा है आंतरिक रीवायरिंग। बाहरी लाइब्रेरी बनाम आंतरिक रीवायरिंग, ये बहुत साफ है। तो ज्यादातर लोग अपनी यात्रा उस लाइब्रेरी से ही शुरू करते हैं ना, यानी रैग से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और सबसे सीधा रास्ता है। मैंने सुना है लोग इसकी तुलना मॉडल को एक ओपन बुक टेस्ट देने से करते हैं। उसे कंपनी की एचआर पॉलिसी रटने की जरूरत नहीं, उसे बस ये पता होना चाहिए कि सही जानकारी वाला पन्ना कहाँ मिलेगा। ये एक अच्छी उपमा है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताती। अच्छा, ये कहाँ पर टूट जाती है? क्योंकि एक छात्र तो किताब में जवाब ढूंढता है, लेकिन लामा 2 तो जवाब खुद बनाता है, सही? बिल्कुल, और यहीं पर रैग का जादू है। ये सिर्फ जानकारी कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये उसे समझता है और फिर उस समझ के आधार पर एक नया सुसंगत जवाब बनाता है। लेकिन ये सब करने के लिए उसे पहले उस लाइब्रेरी को बनाना और इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मॉडल मेरे सारे दस्तावेजों को पढ़ लेता है? ये कैसे हो सकता है? क्या वो हर बार सवाल पूछे जाने पर लाखों पेज स्कैन करता है? ये तो बहुत धीमा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग आरएजी को गलत समझते हैं। वो हर बार सब कुछ नहीं पढ़ता। ये असल में एक 2 चरण वाला इंजन है। पहला चरण एक बार का सेटअप है, जिसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग यानी लाइब्रेरी तैयार करना? बिल्कुल। आप अपने सभी दस्तावेज लेते हैं, तकनीकी मैनुअल, एचआर पॉलिसी, जो भी हो, और उन्हें छोटे समझदार टुकड़ों में तोड़ते हैं। इन्हें चंक कहते हैं। और मैंने सुना है कि इन चंक्स को सही तरीके से बनाना ही सबसे बड़ा खेल है। सच कहूं तो 90% आरएजी प्रोजेक्ट्स की सफलता इसी पर टिकी होती है कि चंक्स कितने अच्छे बने हैं। हमने हफ्तों बिताए हैं सिर्फ ये तय करने में कि एक पैराग्राफ को कहाँ तोड़ा जाए ताकि उसका मतलब न खो जाए। अच्छा। अगर चंक बहुत बड़ा है तो आप मॉडल को शोर दे रहे हैं, अगर बहुत छोटा है तो संदर्भ ही गायब हो जाता है। ये एक कला है। ठीक है, तो हमारे पास ये सार्थक चंक हैं, ठीक है। फिर हम हर चंक को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बदलते हैं, जिसे एम्बेडिंग कहते हैं। ये हर चंक का एक तरह का गणितीय फिंगरप्रिंट है, और इन सभी फिंगरप्रिंट्स को एक खास डेटाबेस में रखा जाता है, जिसे वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। ये सिर्फ एक काम के लिए बना है, मतलब के आधार पर अविश्वसनीय तेजी से खोजना। तो ये हुई आपकी लाइब्रेरी? यही आपकी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ सेटअप। अब जब मैं असल में कोई सवाल पूछता हूँ तब क्या होता है? अब आता है दूसरा चरण, रिट्रीवल और जनरेशन। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल को भी तुरंत एक एम्बेडिंग यानी एक फिंगरप्रिंट में बदल दिया जाता है। फिर सिस्टम उस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी से सबसे मिलते जुलते फिंगरप्रिंट्स वाले चंक्स को बाहर निकालता है। यही आपका सबूत है। सबूत, मुझे ये शब्द पसंद है। ये एक जवाबदेही की भावना देता है। हाँ, और एक अच्छे रैग सिस्टम में यहाँ एक और फिल्टर होता है, जिसे
री रैंकिंग स्टेप कहते हैं। ये उन चंक्स को हटा देता है जो गणितीय रूप से तो समान लगते हैं, लेकिन सवाल के लिए असल में प्रासंगिक नहीं है। एक तरह का क्वालिटी चेक। हाँ, एक जरूरी क्वालिटी चेक। तो सिस्टम ने सबसे अच्छा सबूत ढूंढ लिया, अब क्या वो उसे सीधे हमें दिखा देता है? नहीं, वो उस सबूत को लामा 2 के प्रॉम्प्ट में डालता है और साथ में एक बहुत सख्त निर्देश देता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ नीचे दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब दो, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ना। और यही वो चीज है जो उसे मनगढ़ंत बातें करने यानी हेलुसिनेट करने से रोकती है, ये उसे जमीन पर रखती है। बिल्कुल, ये हेलुसिनेशन के खतरे को लगभग खत्म कर देता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसे जवाब चाहिए जो ताजे और सत्यापित करने योग्य हो, रैग ही एकमात्र रास्ता है। सोचिए, आपको लाइब्रेरी में कोई नई किताब रखनी है। आपको लाइब्रेरियन को फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको बस शेल्फ पर किताब रखनी है, डेटा अपडेट करना इतना ही आसान है। ये बात तो समझ में आती है। इसके सबसे अच्छे इस्तेमाल के मामले क्या होंगे? 2 सबसे बड़े हैं। पहला, आंतरिक ज्ञान सहायक। किसी कंपनी की नीतियां हर हफ्ते बदलती हैं, आप हर हफ्ते मॉडल को रीट्रेन नहीं कर सकते। रैग के साथ आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बदलते हैं और सिस्टम तुरंत अपडेट हो जाता है। और दूसरा? कोई भी विनियमित क्षेत्र, कानून, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, इन जगहों पर आपको ये साबित करना पड़ता है कि जवाब कहाँ से आया। ये वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। रैग आपको वो ऑडिट ट्रेल देता है, आप दिखा सकते हैं, ये रहा वो दस्तावेज, पैराग्राफ 3 जहां से ये जवाब आया है। ठीक है, तो रैग बदलती हुई सच्चाइयों और तथ्यों के लिए एकदम सही है, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो जाता है अगर आप उसे कोई खास हुनर सिखाना चाहें, है ना? मतलब आप उसे हजारों दस्तावेज दे सकते हैं, पर वो कभी नहीं सीखेगा कि हमेशा जेसॉन फॉर्मेट में ही जवाब देना है। उसके लिए तो पूरी करनी पड़ेगी। और अब हम फाइन ट्यूनिंग की दुनिया में आ गए हैं। तो फाइन ट्यूनिंग ये वो है जहां मॉडल को एक नया कौशल सिखाते हैं। यह ज्ञान के बारे में नहीं बल्कि व्यवहार के बारे में है। बिल्कुल, रैग के विपरीत यह प्रक्रिया सीधे मॉडल के आंतरिक वजन, उसके न्यूरॉन्स को बदल देती है। आप स्थायी रूप से उसके दिमाग में नए रास्ते बना रहे हैं। ये किसी लाइब्रेरी का संदर्भ नहीं ले रहा, यह कौशल उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ये दिमाग बदलना सुनने में काफी मुश्किल लगता है। ये मुश्किल है, और ईमानदारी से कहूँ तो ज्यादातर फाइन ट्यूनिंग प्रोजेक्ट्स पहले ही कदम पर फेल हो जाते हैं। और वो पहला कदम है एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला डेटा सेट बनाना। आपको प्रॉम्प्ट और आदर्श प्रतिक्रिया के हजारों उदाहरण बनाने पड़ते हैं जो आपके इच्छित व्यवहार को एकदम सटीक रूप से दर्शाते हों। यानी वो कचरा अंदर कचरा बाहर वाला सिद्धांत। हाँ, लेकिन फाइन ट्यूनिंग में कचरा स्थायी हो जाता है, आप उसे हटा नहीं सकते। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मॉडल हमेशा जेसन आउटपुट दे, तो आपके डेटा सेट में हर एक उदाहरण एकदम सही, बिना किसी गलती के जेसन होना चाहिए। एक भी गलत उदाहरण पूरे मॉडल का व्यवहार बिगाड़ सकता है। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम लगता है। मान लीजिए हमने ये जादुई डेटा सेट बना लिया, फिर क्या? हम बस ट्रेन बटन दबाते हैं। हाँ, जीपीयूस पर। लेकिन पूरे लामा 2 मॉडल को शुरू से ट्रेन करना, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं। ये बहुत महंगा है। तो फिर आम डेवलपर क्या करते हैं? हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग या PEFT जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लोरा या क्यूलोरा जैसे नाम आपने सुने होंगे। हाँ, सुने। ये तकनीकें बहुत चालाक होती हैं। ये पूरे मॉडल के दिमाग को बदलने के बजाय सिर्फ कुछ जरूरी हिस्सों को ही अपडेट करती हैं। यह पूरी ब्रेन सर्जरी करने के बजाय एक छोटी लेजर फोकस सर्जरी करने जैसा है, जिसे कम लागत और समय में कस्टम व्यवहार मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, अगर आप मॉडल के दिमाग को बदल रहे हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि आप कुछ तोड़ सकते हैं या उसे वो चीजें भुला सकते हैं जो वो पहले से जानता था? ये $1 मिलियन का सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। ये एक असली खतरा है। इसे टेक्निकल भाषा में कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। एक मिनट, क्या मतलब वो अपना सामान्य ज्ञान भूल सकता है? हाँ, ये एक असल खतरा है। मतलब मैं उसे हमारी कंपनी की पॉलिसी सिखाऊं और वो ये भूल जाए कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है? बिल्कुल, ये हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, अगर आप किसी एक संकीर्ण कौशल पर बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो मॉडल सचमुच अपनी बुनियादी समझ खो सकता है। इसीलिए फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल क्या सिखाने के लिए नहीं, बल्कि कैसे सिखाने के लिए किया जाता है। अच्छा, तथ्यों के लिए नहीं बल्कि शैली, संरचना और व्यवहार के लिए। सही। तो इसके सबसे अच्छे उपयोग के मामले क्या होंगे जहां ये जोखिम उठाने लायक है? पहला है संरचना।
जैसे ग्राहक सहायता टिकटों को श्रेणीबद्ध करना। आपको एक भरोसेमंद तरीका चाहिए कि ग्राहक का संदेश आए और सिस्टम उसे एक संरचित आउटपुट में बदल दे, जैसे श्रेणी, बिलिंग, प्राथमिकता, उच्च। फाइन ट्यूनिंग ये मसल मेमोरी बनाती है। और दूसरा शायद शैली है, जैसे खास टोन ऑफ वॉइस। विशुद्ध रूप से शैली। अगर आपके चैटबॉट को 19वीं सदी के एक औपचारिक बटलर की तरह बात करनी है, तो आप उसे वैसे ही उदाहरणों पर फाइन ट्यून कर सकते हैं, ताकि जब कोई अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए पूछे तो जवाब आए, महोदय आपकी विनती पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। ठीक वैसा ही। ये हर प्रॉम्प्ट में लंबे चौड़े निर्देश लिखे बिना उस ब्रांड की आवाज की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये ब्रेन सर्जरी शक्तिशाली तो है, लेकिन जोखिम भरी और महंगी भी लगती है। लंबे समय में रखरखाव के लिहाज से इन दोनों की तुलना कैसी की जा सकती है? असली जीपीयू टैक्स कहाँ लगता है? RAG का रखरखाव बहुत आसान है। आपकी मुख्य लागत सिर्फ वेक्टर डेटाबेस की होस्टिंग और API कॉल्स की है, लेकिन सबसे बड़ी जीत लचीलेपन में है। आज एक नीति बदली, आपने एक दस्तावेज बदला और सिस्टम सेकंडों में अपडेट हो गया। और फाइन ट्यूनिंग? वो बिल्कुल उल्टा है। हर बार जब आपको व्यवहार बदलना होता है, तो आप फिर से महंगे GPU समय के लिए भुगतान कर रहे होते हैं। लेकिन असली फाइन ट्यूनिंग टैक्स कंप्यूट पावर नहीं है, वो है इंसानी समय। डेटा सेट बनाने का समय। हाँ, उस आदर्श डेटा सेट को बनाने और साफ करने में लगने वाले अंतहीन घंटे। और फिर आपको इन अलग अलग फाइन ट्यून किए गए मॉडलों के संस्करणों का प्रबंधन करना होता है। ये बहुत जल्दी सिरदर्द बन जाता है। ये सबसे आम गलती लगती है जो लोग करते हैं, फाइन ट्यूनिंग के जरिए मॉडल को तथ्य सिखाने की कोशिश करना। ये सबसे बड़ी वास्तुशिल्प गलती है जो हम देखते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था जिसने अपनी तिमाही बिक्री के डेटा पर मॉडल को फाइन ट्यून करने की कोशिश की। अरे नहीं, मतलब हर 3 महीने में पूरी ट्रेनिंग फिर से? हाँ, वे हर 90 दिनों में एक विशाल मॉडल को फिर से प्रशिक्षित कर रहे थे। साल में 4 बार पूरा GPU टैक्स चुका रहे थे। उन्होंने एक साधारण ज्ञान की समस्या को इस विशाल न खत्म होने वाली परिचालन लागत में बदल दिया था। जबकि RAG के साथ ये काम मिनटों में हो सकता था। बिल्कुल। ये एक आदर्श चेतावनी भरी कहानी है। तो नियम सरल लगता है, अगर जानकारी बदलती है या उसे सत्यापित करने की जरूरत है तो RAG का इस्तेमाल करें। अगर आपको एक सुसंगत कौशल की जरूरत है तो फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल करें। और यहीं पर आप इस दोराहे से आगे निकलते हैं, क्योंकि असल दुनिया की बेहतरीन प्रणालियों में आप सिर्फ एक या दूसरा नहीं देखते। वो एक हाइब्रिड होती हैं। बिल्कुल, वे दोनों की ताकत का इस्तेमाल करती हैं। मंत्र है, व्यवहार के लिए फाइन ट्यून करें और ज्ञान के लिए RAG का उपयोग करें। ठीक है, इसे मेरे लिए ठोस बनाएं। ये व्यवहार में कैसा दिखता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमेशा एक खास JSON फॉर्मेट में आउटपुट दे, तो आप लामा को कैसे जवाब देना है ये सिखाने के लिए फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौशल सिखाने के लिए? हाँ, आप उसे प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो हमेशा, चाहे कुछ भी हो, अपने आउटपुट को एक आदर्श JSON ऑब्जेक्ट के रूप में प्रारूपित करें। ये हो गया कौशल। सही संरचना। फिर रन टाइम पर जब कोई सवाल आता है तो आप उस JSON के अंदर डालने के लिए, वास्तविक जानकारी खोजने के लिए अपनी RAG पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। RAG वाला हिस्सा आपके नवीनतम दस्तावेजों से ताज़ा तथ्य ढूंढता है, जो कि ज्ञान है। और फाइन ट्यून किया गया हिस्सा यह सुनिश्चित करता है कि वे तथ्य अगले सिस्टम के लिए एक पूरी तरह से संरचित, पूर्वानुमानित तरीके से पैक किए जाएं। यह संयोजन तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगता है। यह हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। RAG बाहरी ज्ञान के लिए है, लाइब्रेरी की तरह, और फाइन ट्यूनिंग आंतरिक व्यवहार के लिए है, दिमाग की वायरिंग की तरह। यही मुख्य अंतर है। अगर किसी को सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो यही है। और किसी भी नए एप्लीकेशन के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह RAG ही है। यह आपको तुरंत जमीनी सच्चाई से जोड़ देता है। फिर अगर जरूरत पड़े तो आप बहुत सोच समझकर रणनीतिक रूप से फाइन ट्यूनिंग को शामिल कर सकते हैं। दिन के अंत में यह इस बारे में नहीं है कि कौन सी तकनीक बेहतर है, यह आपकी समस्या का सही निदान करने के बारे में है। क्या आप तथ्य अपडेट कर रहे हैं? वह RAG है। क्या आप कौशल को अपडेट कर रहे हैं? वह फाइन ट्यूनिंग है। जो हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है, एक ऐसी चुनौती जो तकनीक के बारे में कम और हम इंसानों के बारे में ज्यादा है। हाँ, जब तकनीक इतनी अच्छी हो जाती है तो असली चुनौती
हम बन जाते हैं। सोचिए, आपके पास ये हाइब्रिड सिस्टम है। ये आपको एक ऐसा जवाब देता है जो रैक की वजह से तथ्यात्मक रूप से सही है और फाइन ट्यूनिंग की वजह से खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल मानवीय समस्या पैदा करता है ना? एक पूर्वाग्रह की समस्या, वाक्पटुता पर भरोसा करने का पूर्वाग्रह। बिल्कुल। जवाब इतना सहज, इतना अच्छा लिखा हुआ और इतने आत्मविश्वास से भरा होता है कि हम उपयोगकर्ता के रूप में उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हम स्रोतों की जांच करना बंद कर सकते हैं क्योंकि डिलीवरी इतनी त्रुटिहीन लगती है। हम एक आत्मविश्वास से भरे वाक्पटु जवाब पर भरोसा करने के लिए वायर्ड हैं, भले ही वो गलत हो। हम हैं। तो इन प्रणालियों को बनाने वाले सभी लोगों के लिए अंतिम प्रश्न ये है, जब एआई इतना अच्छा हो जाए तो हम अपने सिस्टम और यूजर इंटरफेस को इस पूर्वाग्रह से लड़ने के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं? हम खुद को तथ्यों की जांच करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, भले ही डिलीवरी एकदम सही लगे?